नमस्कार, आदाब। बोल इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं इरफान। बोल इंडिया में आज हमारे साथ हैं तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन सैयद निजामुद्दीन। बहुत बहुत खैर मकदम है निजामुद्दीन साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। जी अस्सलाम वालेकुम। ये बताइए कि ये जो चुनाव आ गए, आने वाले चुनाव में बहुत से लोग अब ये मानने ही लगे हैं कि तेलंगाना में मुस्लिम जो वोटर्स हैं उनको कांग्रेस पार्टी का ही सपोर्ट करना चाहिए। आपकी राय में ये जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनको बीआरएस पार्टी के बजाय कांग्रेस के साथ जुड़ने की क्या मेन रीजंस क्या हो सकते हैं? देखिए, बीआरएस पार्टी जो है बीजेपी के साथ है, जिसके पिछले 10 सालों में अगर हम देखते हैं तो 10 साल में अगर सबसे ज्यादा कोई परेशान हुए तो वो मुस्लिम और खास करके क्रिश्चियंस यानी माइनॉरिटीज जो है काफी परेशान रहे इस देश के अंदर 2014 के बाद। अब आपसे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि बीआरएस पार्टी को छोड़ के कांग्रेस पार्टी को मुसलमान क्यों वोट देना चाहिए? क्योंकि आदरणीय श्री राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चलते हुए उन्होंने नफरत छोड़ो और भारत जोड़ो का नारा दिया। इस देश के अंदर कोई आरएसएस के खिलाफ अगर कोई आवाज उठा रहा है, आवाज के खिलाफ कोई ठहर के लड़ रहा है, तो वो राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। यही वजह है कि जो है आज मुसलमान कांग्रेस पार्टी को वोट देना चाहिए। ये जो चुनाव हैं आने वाले, इसमें आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो तेलंगाना में जो मुस्लिम वोटर्स की जो फिक्रें हैं, उनकी जो प्रायोरिटीज हैं, उनको एड्रेस करने में क्या भूमिका निभा सकती है, और इस बारे में बीआरएस पार्टी से कैसे वो अलग हो सकती है? देखिए, क्लियर है, कर्नाटका के इलेक्शन के बाद कर्नाटका के अंदर क्या हुआ आप देखिए। कर्नाटका के अंदर जो है ना, जेडीएस थी, वहां पे बीजेपी थी, वहां पे कांग्रेस पार्टी थी। मुसलमान के पूरे वोट वन साइडेड जो है ना, डिसिसिव वोट जो है ना, पूरे कंप्लीट कांग्रेस पार्टी हुए। उसका रीजन ये है कि इस देश के अंदर जो बीजेपी का माहौल बना हुआ है और जो जो पार्टी है, जो रीजनल पार्टी जो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, उसके खिलाफ अगर कोई बीजेपी के खिलाफ कोई लड़ सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी लड़ सकती है। ये मुसलमान को जो है ना इसका भरोसा है, और मुसलमान जो है डेफिनेटली इस बार कांग्रेस पार्टी को ही वोट देगी। इसका एक एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ। पिछले 10 सालों के अंदर नरेंद्र मोदी जितने भी बिल्स पार्लियामेंट के अंदर पेश करे, चाहे वो आर्टिकल 370 का बिल हो, चाहे ट्रिपल तलाक का बिल हो, या फिर सीए एनआरसी का बिल हो, या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन हो, या वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन हो, हर बिल को केसीआर साहब ने सपोर्ट किया। तो जो बीजेपी को कांग्रेस पार्टी जो है पूरे देश के अंदर लड़ रही है बीजेपी के साथ, और बीआरएस जो है ना यहाँ पे ये बता रही है कि जो है हम मुसलमान के साथ है, मुसलमान के वोट यहाँ पे ले रहे, और जो है ना इनकी जो जो इनकी कार है, वो कार जो है ना जाके या तो नागपुर के हेडक्वार्टर पे रुक रही है, या फिर जो है अमित शाह और मोदी के पास रुक रही है। तो डेफिनेटली कांग्रेस पार्टी के साथ मुसलमान है। मुसलमानों को जो पिछले 10 सालों के अंदर जो तकालीफ हुए हैं, चाहे वो सीए एनआरसी को लेकर हो, या फिर जो मॉब लिंचिंग को लेकर हो, या तमाम चीजों को लेकर हो, बीजेपी ने डेफिनेटली मुसलमानों के साथ काफी मुश्किलों का सामना रखा है, और बीआरएस पार्टी तेलंगाना से बीजेपी को सपोर्ट किया है। इसका जो प्रूफ है, ये जो जितने बिल्स जो बीआरएस बीजेपी हुकूमत ने रखा है, वो तमाम बिल्स को जो है ना बीआरएस ने सपोर्ट किया है। इसीलिए बीआरएस और बीजेपी दोनों एक है। तो मैं ये समझता हूं कि डेफिनेटली तेलंगाना के अंदर कांग्रेस पार्टी को पूरे मुसलमान वोट देंगे। अच्छा, ये कांग्रेस पार्टी कह रही है कि पिछड़े वर्ग हैं उनको 200 यूनिट तक मुफ्त में बिजली देंगे। तो ये जो प्रोविजन है, ये जो लागू करने की ये जो प्लानिंग है, इसकी जो प्रैक्टिकलिटी है कि मतलब कितना ये किया जा भी पा सकता है कि नहीं, तो इस बारे में कुछ सोचा गया है? देखिए, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, क्योंकि हम जितने भी स्कीम्स जो है जो डिक्लेरेशन के नाम से हम कर्नाटका के अंदर दिए हैं, 5 डिक्लेरेशन हम लोग ने दिए हैं। 100 दिन के अंदर हम 4 डिक्लेरेशन मुकम्मिल कर चुके हैं, और एक डिक्लेरेशन हमारा बाकी है। वो भी जो है ना, मैं समझता हूँ इस महीने आगे अगले महीने के अंदर वो भी डिक्लेरेशन पूरा हो जाने वाला है। ठीक उसी तरह जब आदरणीय श्री राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से पैदल चलते हुए कश्मीर तक गए, उन्होंने हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से मुलाकात की, उन्होंने बेरोजगार से मुलाकात की, महंगाई के ऊपर सवाल उठाया, उन्होंने किसानों से बात की, हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से, हर वर्ग से जो है ना उन्होंने बात करने की कोशिश की। इसी के बाद जो है ना ये 6 गारंटी स्कीम हम तेलंगाना के अंदर लेके आए हैं। 6 गारंटी में एक 200 यूनिट की स्कीम है हमारे पास तेलंगाना के अंदर। ये सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, पूरे लोगों को जो भी 200 यूनिट तक करंट यूज कर सकते हैं, उनके लिए कंप्लीटली 200 यूनिट फ्री देंगे। अब रही बात, आप एक सवाल करें कि जो है ना किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, क्या ये पॉसिबल है, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो है सब चीज पॉसिबल है।
हम पूरे होमवर्क करने के बाद ही जो है ना ये 6 गारंटी स्कीम्स दिए हैं। और ये स्कीम्स ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जानिब से आई सो है ये। और यहाँ के तेलंगाना के जो पीसीसी प्रेसिडेंट है और जो हमारे तेलंगाना की जो बॉडी है, सब लोगों के डिस्कशन के बाद ही जो है डिसाइड हुआ कि हम जो है 6 गारंटी देंगे, और ये कंफर्म हम जो है 100 दिन के अंदर डिलीवर भी करेंगे। अच्छा, ये जो मुस्लिम बंधु या दलित बंधु, बीसी बंधु और डबल बेडरूम को लेकर जो बीआरएस पार्टी की जो नाकाम योजनाएं हैं, उनके बारे में कांग्रेस पार्टी क्या कहती है, और इसकी सचमुच में क्या सूरत हाल है क्या? देखिए, डबल बेडरूम एक हाउस होल्ड इंटेंसिव सर्वे हुआ था 2014 में। उस सर्वे में ये बताया कि इस तेलंगाना स्टेट के अंदर 9,51,000 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, डबल बेडरूम हाउसेस के हकदार है, जिनके पास घर नहीं है वो बेघर है। तो उसके बाद वो हाउस होल्ड के सर्वे के मुताबिक उन्होंने जो है ये कहा कि हम पहले 5 साल में, यानी मतलब 2014 में ये बोले कि हम 5 साल के अंदर जो है ना 2,91,91,000 यानी 2,91,000 डबल बेडरूम हाउसेस बनाएंगे, और जितने बेघर लोग हैं उन तमाम लोगों को देंगे बोल के बोले। लेकिन 10 साल मुकम्मल हो चुके, 22 जून 2023 को जो है कुल्लूर के अंदर एक पूरे एशिया के अंदर, यानी मतलब खाली तेलंगाना ही नहीं बल्कि इस देश नहीं बल्कि पूरे एशिया के अंदर एक हाउस होल्ड, सबसे बड़ी हाउस होल्ड कम्युनिटी बनाए हैं। केसीआर ने इस बात को कहा है, और केसीआर ने उस दिन का इनाग्रेशन भी किया है। इनाग्रेशन करने के बाद वो 15,660 घर इनाग्रेशन हुए। लेकिन उसमें से जब डिलीवरी करने की बात हुई, उस इनाग्रेशन के दिन हम कितने घर दिए? सिर्फ 6 घर दिए, यानी मतलब 6 साल तक वो बिल्डिंग बनी, 1,480 करोड़ रुपए उसके ऊपर टैक्स पेयर्स का पैसा इस्तेमाल हुआ। लेकिन डिलीवर करने की अगर बात है तो सिर्फ 6 लोगों को डिलीवर हुआ। उसका रीजन ये है कि वो बाहर से चुना पानी हुआ, बाहर से रोड्स बने, पार्क्स बने, इंटरनल जो बेसिक कम्युनिटीज उसको बनना था वो कंप्लीट नहीं हुए। उसके बाद फिर एक थर्ड फेज का या फोर्थ फेज का इनाग्रेशन हुआ। उस इनाग्रेशन के अंदर तकरीबन मैं समझता हूँ 8 से 10 हजार घर वो डिलीवर करे। यानी इस तरह से जितने कमिटमेंट उन्होंने 2014 में करे थे उसका 10% भी जो है ना वो लोग डिलीवर नहीं कर सके। ये जो है बीआरएस पार्टी का सबसे बड़ा फेल्यूर है डबल बेडरूम को लेकर। अगर मैं कांग्रेस पार्टी की बात करूं, कांग्रेस पार्टी ने 2004 से 2014 तक 22,90,000 इंदिरा हाउसिंग बनाए और डिलीवर भी करे। तो ये कांग्रेस पार्टी 10 साल के पीरियड में तकरीबन 23 लाख के करीब घर बनाए हैं। और वही बीआरएस पार्टी वादा करती है 2,91,000 घर बनाने की, लेकिन पूरे 10 साल के पीरियड में मैं समझता हूँ लाख 1.5 लाख से ज्यादा जो है ना वो लोग घर नहीं बना सके। ये बीआरएस पार्टी का कंप्लीटली डबल बेडरूम के अंदर फेलियर है। और रही बात बीसी बंधु, दलित बंधु और जो है हमारे माइनॉरिटी बंधु की बात है, 2021 में हुजूराबाद इलेक्शन हुआ, बाई इलेक्शन। उस हुजूराबाद बाई इलेक्शन के अंदर उन्होंने दलित बंधु अनाउंस किया, 10 लाख रुपए फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे दलितों को, जो बिल्कुल जो है ना गरीब है उनके जो, उनको जो है मदद के जरिए जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे बोल के डिक्लेयर करें। कुछ लोगों को दिया भी, देके वो लोग जो है ना उनके दलितों के फोटो लिए और वो फोटो को लेकर पूरे स्टेट के अंदर फैला के हम जो है तमाम दलितों को जो है हम 10 लाख रुपए दलित बंधु दे रहे बोले। इस तेलंगाना स्टेट के अंदर तकरीबन 17 लाख दलित रहते, लेकिन आज तक हम देखते हैं कि वो 17,000 लोगों को भी जो है ना दलित बंधु नहीं दिया गया। रही बात बीसी बंधु की, बीसी बंधु के जो है ना 2014 के बाद जो है तकरीबन 5 लाख एप्लीकेशन आए। वो 5 लाख एप्लीकेशन को जो है वो लोग क्या करें अब तक समझ में नहीं आया। आज तक जो है किसी को बीसी बंधु नहीं दिया गया। रही बात माइनॉरिटी बंधु की, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के जरिए 2016 में एक ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस के वक्त एक तरफ केसीआर साहब ने कहा कि जो है मैं बेरोजगार मुसलमान नौजवानों को माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के जरिए 80% सब्सिडी के साथ 10 लाख रुपए लोन दूंगा, 5 लाख रुपए लोन दूंगा बोल के अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से जो जो उनका बिजनेस है उसके हिसाब से हम लोन देने की बात करें। और जो है उसी वक्त जो है असदुद्दीन अवैसी साहब ये कहा कि जो भी बेघर खवातीन है उन बेघर खवातीन को मैंने केसीआर साहब से वादा लिया उन तमाम लोगों को जो है ना डबल बेडरूम हाउसेस दिलाते बोल के बोले। ये दो भी वादे ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में हुए, लेकिन एक वादा भी उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया गया। 1,54,000 एप्लीकेशन रिसीव किए गए माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन को, लेकिन 18 में फिर दोबारा जनरल इलेक्शन थे। 18 के इलेक्शन से पहले उस वक्त के डिप्टी चीफ मिनिस्टर महमूद अली साहब ने कहा कि अब हम जो है जो 1,54,000 एप्लीकेशन जो भी हम रिसीव करें
वो तमाम एप्लीकेशंस को हम डिस्ट्रॉय कर दिए, कचरे के डब्बे में डाल दिए। अब आप लोग जो है नए एप्लीकेशंस डालिए। केसीआर साहब ने वादा किया है कि हम 10 लाख रुपए 60% 80% के साथ हम जो है ना लोन देंगे बोल के। तो फिर नए एप्लीकेशन 2,16,000 एप्लीकेशन रिसीव हुए। मैं आपके सामने एक चीज को बताना चाहता हूं, एक एप्लीकेशन बनाने के लिए कम से कम 1,500 रुपए का खर्चा है। एक गरीब आदमी, एक गरीब बेरोजगार, ये एक उम्मीद से जो है ना गवर्नमेंट जो है एक हमको जो है लोन देती है, और जो है जिसमें 60% जो है ना सब्सिडी रहेंगी, 80% सब्सिडी रहेंगी। हम जो है वो लोन लेके हम जो है ना हमारी बेरोजगारी को दूर करेंगे, हमारे कारोबार करेंगे बोल के वो मुश्किल से कर्जा लेके या फिर अपने खाने पीने के पैसों में से निकाल के 1,500 रुपए खर्च करके एक एप्लीकेशन बनाते। 1,54,000 एप्लीकेशन जब रिसीव हुए, उसको कचरे के डब्बे में फेंक दिया। तकरीबन 23 करोड़ 10 लाख रुपए जो है ना, ये अवाम के पैसे जो एप्लीकेशन बनाने में खर्च हुए थे, वो 23 करोड़ 10 लाख रुपए जो है डस्टबिन में फेंक दिया गया। उसके बाद 2,16,000 एप्लीकेशन आए। 2,16,000 एप्लीकेशन बनाने के लिए अवाम का पैसा 33 करोड़ 40 लाख रुपए हुआ। ये सिर्फ एप्लीकेशन के पैसे, यानी मतलब लोन में 1 रुपया भी नहीं आया उनको, कि जो है जो एप्लीकेशन बना के अपलोड करने के लिए उनका जो है ना तकरीबन 33 करोड़ 40 लाख रुपीज जो है ना उनका खर्चा आ गया। ये अवाम के पास का खर्चा हो गया। ये तो पैसे चाहे वो गवर्नमेंट के गोद में गए या फिर जो इनके एजेंटों के गोद में गए, ये आप क्लियरली समझने की जरूरत है। उसके बाद जो है ना वो 80% 10 लाख रुपए किधर गए नहीं मालूम, 5 लाख किधर गए नहीं मालूम। उसके बाद जो है हरीश राव हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब आके ये बोलते हैं कि हमारे महमूद अली साहब बोल रहे हैं, हमारे शकील साहब एमएलए बोल रहे हैं कि जो है हमारे मुसलमान बहुत गरीब है, वो गरीब मुसलमानों को जो है ना 1 लाख रुपए जो है फाइनेंशियल असिस्टेंट दलित मतलब माइनॉरिटी बंधु के नाम पे देना बोल के बोले। तो हरीश राव साहब ये बोले कि हम जो है ना वो जरूर जो है ना हम 1 लाख रुपए देंगे। तो फिर 2,16,000 एप्लीकेशन जब आपके पास आए, अगर वो 2,16,000 एप्लीकेशन को अगर आपको डिलीवर करना है तो कम से कम 2,200 करोड़ रुपए आपको चाहिए। आप कितना बजट रिलीज करें भाई? आप पहले 50 करोड़ रुपए करें, उसके बाद फिर 70 करके 120 करोड़ रुपए करें। अगर 1 लाख रुपए एक आदमी को देंगे, 120 करोड़ रुपए 120 कितने आदमी को दे सकते हैं? 12,000 आदमी को दे सकते हैं। तो आज जो है ये बीआरएस हुकूमत और ये केसीआर हुकूमत 2014 से 2023 तक लेके खाली अवाम को बेवकूफ बनाते आ रही। कभी मुसलमान को 12% रिजर्वेशन के नाम पे गुमराह किया गया, कभी माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन से लोन देने की बात करे और जो है वो लोन देते बोल के लाके आखिरी में वो लोन जाके 1 लाख रुपए फाइनेंशियल ग्रांट की बात हो गई। वो भी जो है ना 12,000 आदमी से ज्यादा, मेरे हिसाब से मैं समझता हूँ 12,000 आदमी को भी नहीं दिए। लेकिन जो बजट उन्होंने रिलीज करे वो बजट में सिर्फ 12,000 लोगों को दे सकते हैं, यानी मतलब और 2,04,000 लोगों को आप कैसा देंगे? फिर इलेक्शन सामने आ गया, फिर आवाम को बाहर निकल के ये बोलते कि जो है हम जो है सेंस ऑफ सिक्योरिटी दे रही, हम जो है ना मुसलमानों की हिफाजत कर रही, और जो है मुसलमानों की अगर सही मानों में भलाई करते बोले तो वो सिर्फ बीआरएस पार्टी कर सकती बोल रहे। ये जो है जुमलेबाजी, आप चाहे वो दिल्ली में देख लो नरेंद्र मोदी साहब की जुमलेबाजी, यहाँ पे बीआरएस पार्टी की जुमलेबाजी देख लीजिए। अगर झूठ बोलने में अगर कोई नरेंद्र मोदी का रिकॉर्ड तोड़ सकता है तो वो सिर्फ केसीआर तोड़ सकते हैं। अगर हम केसीआर साहब की अगर फेलियर्स की अगर हम बात करें तो 2014 से 23 तक केजी टू पीजी फ्री एजुकेशन की बात करें, दलित बंधु की बात करें, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन से लोन देने की बात करें, किसानों को जो है ना 1 लाख रुपए वन टाइम माफ करने की बात करें, उसके बाद जो है ना हर घर को एक नौकरी देने की बात करें, बेरोजगार जो है तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर 40 लाख बच्चे जो है तकरीबन जो है आज इस तेलंगाना के अंदर बेरोजगार है, जिसमें से जो तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर जो रजिस्टर्ड करे हैं वो जो है 25 लाख बच्चे है। आज जो है पूरे बेरोजगार बच्चे परेशान हैं, उनकी उम्र पार हो जा रही, और जो है जो 2016 के बाद से कोई नोटिफिकेशंस नहीं आए। जब नोटिफिकेशंस आ रहे तो नोटिफिकेशन देने के टाइम में भी ऐसे टाइम पे देख के दे रहे हैं कि इलेक्शन को सामने रख के 1,30,000 नौकरियां जो गवर्नमेंट की नौकरियां हैं अब नोटिफिकेशन दे रहे बोल के नोटिफिकेशन दिए, उसके बाद इलेक्शन कोड आया बोल के रोक दिए। उसके अलावा अगर एग्जाम्स कंडक्ट करने की बात है, एग्जाम्स के अंदर तो है ना कंप्लीटली जो है ना एक करप्शन हुआ है, और पेपर लीकेज के नाम पे एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। ये तमाम जो है हुकूमत, बीआरएस हुकूमत बच्चों की जिंदगी के साथ खेल लिए और अवाम के जज्बात के साथ खेल लिए, हर कम्युनिटी के जज्बात के साथ खेल लिए। इतने बुरे हालात पिछले 10 सालों के अंदर ये बीआरएस हुकूमत और बीजेपी हुकूमत ने मिलकर इस देश के अंदर और तेलंगाना के अंदर जो बनाई है, ये अवाम जान चुकी है। इस बार कांग्रेस पार्टी, अवाम जो है ना कंप्लीटली एंटी इनकम्बेंसी है बीजेपी को लेके और बीआरएस को लेके। डेफिनेटली कांग्रेस पार्टी ये 2023 में अपनी गवर्नमेंट बना रही है, और जो 6 गारंटी है वो 6 गारंटी को जो है ना 100 दिन के अंदर हम इंप्लीमेंट करेंगे। और जो है 9 तारीख के दिन ये तमाम चीजें जो हम जो कमिट करें, चाहे वो
किसानों को माफ करने की बात हो, या फिर पावर की बात हो, या फिर बेरोजगारों को पहले साल में 2 लाख नौकरियां देने की बात हो, या बेरोजगारों को जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात हो, ये तमाम चीजों को लेकर कांग्रेस पार्टी फुल्ली कमिटेड है। कांग्रेस पार्टी का जो दौरे इख्तियार रहा 2004 से 2014 तक, जितने कमिटमेंट्स हम माइनॉरिटी ये मैनिफेस्टो में किए, माइनॉरिटीज को लेकर और दूसरे कम्युनिटीज को लेकर, उसको जो है ना हमने 100% इंप्लीमेंट करने की कोशिश की। 4% रिजर्वेशन दिया, इन्हों जो है ना 12% देते बोले, 4% की तहफुजात भी नहीं कर सके। इतनी बुरी हालत हमारे केसीआर ने तेलंगाना अवाम की बनाई है। अलहदा तेलंगाना लेने का मकसद यह था कि जो है नीलू निधुलू नियामकालू बोल के, यानी मतलब हमारे फंड्स, हमारे नौकरियां और हमारा पानी, इसके ऊपर तेलंगाना आया। ये ताकि हमारे बेरोजगार बच्चों को नौकरियां मिले, हमारे जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको एजुकेशन मिले, और हमारे को पानी हमारे पास रहे, ताकि हमारे किसानों को पूरी मात्रा में सहूलत हो सके। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये सिर्फ उनकी फैमिली के लिए ही हो गया है। जब केटीआर साहब को मिनिस्ट्री मिली, कविता को जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हार गए तो उनको एमएलसी मिली, और जो है ना हमारे केसीआर साहब चीफ मिनिस्टर बने, हरीश राव साहब मिनिस्टर बने, उनकी फैमिली को ही बेनिफिट हुआ, लेकिन तेलंगाना को कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ। जीरो बेनिफिट हुआ बीआरएस की तरफ से तेलंगाना की आवाम। बीआरएस से जुड़ी हुई कुछ भ्रष्टाचार की बातें भी काफी चलती हैं और ये आरोप लगाए जाते हैं, जैसे कि कालेश्वरम परियोजना का भी मामला। इस पर आप की पार्टी क्या कहना चाहती है कि ये जो बीआरएस के रिजीम में जो करप्शन, कुछ तो आपने भी बताया, कुछ और भी आप साफ करना चाहेंगे? देखिए, कालेश्वरम प्रोजेक्ट एक जो है ना बहुत बड़ा स्कैम है, जिसमें 1 लाख करोड़ का स्कैम हुआ। मैं दावे के साथ इस बात को कहता हूँ, क्योंकि 38,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को 1,50,000 करोड़ तक ले गए। ये ले जाने का मकसद ये था, इसको जो है रीडिजाइनिंग करने का मकसद ये था कि इसमें एक बहुत बड़ा कट जो है ना केसीआर हुकूमत को आए, यानी केसीआर को आए, केसीआर की फैमिली को आए। तो इसके अंदर 1 लाख करोड़ रुपए का डायरेक्ट स्कैम हुआ। जो काम हुआ है उसके अंदर आप लोगों ने देखा कि जो है एक जो डैम, जो मेडीगड्डा जो बैरेज है, उसके अंदर जो है ना कंप्लीटली वो एक तरफ का जो ब्रिज का जो पिलर है, वो पिलर भी झुक गया है, जिसकी वजह से वो भी खतरे में है। एक बारिश हुई थी 2 घंटे की तेलंगाना के अंदर, वो 2 घंटे की बारिश के अंदर इतने 1.5 लाख करोड़ रुपए के साथ आप जो है ना एक कालेश्वरम प्रोजेक्ट बनाए, उसके अंदर के खाली 2 घंटे की बारिश में पूरे मोटर डूब गए उसके। यानी मतलब पूरे जितने पानी के जो पंपिंग के मोटर्स है, वो पूरे मोटर्स डूब गए। तो इसके अंदर सिर्फ करप्शन का बाजार गर्म हुआ, ना ही कि जो है ना किसी किसान को जो है फायदा पहुंचाने का काम किया। अगर यही पैसे अगर किसानों तक पहुंचते तो शायद आज किसान हमारे सुसाइड नहीं कर सकते। तो बहुत बहुत शुक्रिया निजामुद्दीन साहब, आपने हमारे लिए इतना वक्त दिया। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की मेहनत से आपकी पार्टी आगे बढ़ेगी और ये जो सारी शिकायतें हैं वो जनता के हित में दूर होंगी और एक नई सुबह की शुरुआत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। एक मैसेज देना चाहता हूँ हमारे तेलंगाना के मुसलमानों को। जी जिस जरूर। तरह से कर्नाटका के अंदर मुसलमान वन साइडेड वोट दिए, और आप जो है इस देश के अंदर जो है ये तेलंगाना का जो असेंबली इलेक्शन है, ये महज जो है ये तेलंगाना का इलेक्शन नहीं बल्कि 2024 का सेमीफाइनल है। मैं चाहता हूं कि जो है ना मुसलमान जो भी जिस कंट्री के अंदर माइनॉरिटी होते, उस माइनॉरिटीज का अप्रोच नेशनल अप्रोच होना चाहिए, क्योंकि उनके पॉलिसीज जो है नेशनल में बनते हैं, रीजनल में उनके पॉलिसीज नहीं बनते। स्कीम्स जो है ना केसीआर साहब बहुत दिए, ये जितने भी स्कीम्स है, ये स्कीम सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए, गुमराह करने के लिए किया गया है। आपका वोट जो है ना डायरेक्टली जो है बीजेपी की गोद में जा रहा है, अगर आप बीआरएस वोट दे रहे हैं तो। मैं चाहता हूं कि जो है 2024 में अगर आप चाहते हैं इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी को हटाना, और इस देश के अंदर जो है ना राहुल गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बनना और कांग्रेस पार्टी आना, और आवाम की जो है ना सही मानों में सिक्योरिटी होना, तो डेफिनेटली आप लोग जो है 30 नवंबर के दिन कांग्रेस पार्टी को हाथ के निशान पर वोट देकर राहुल गांधी जी को मजबूत कीजिए। ऑल इंडिया में आज हमारे साथ थे तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन सैयद निजामुद्दीन।